तो भाई लोग, ये है नॉलेज ड्रॉप का दूसरा एपिसोड। हमने इससे पहले के एपिसोड में एक्सप्लेन किया था मार्वल 616 की टाइमलाइन को। बस ये उसका अगला पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो ऐसा दिखता है, क्लिक कर देना और देख लेना। फिलहाल हमने अपनी पिछली वीडियो में बिग बैंग से लेकर 571 एडी तक कवर किया था। अब शुरुआत करते हैं इसके आगे की कहानी को। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्पेन में 1571 ईस्वी में माया सभ्यता के साथ एक और जनजाति रहती थी, जहाँ चेचक महामारी फैलने की वजह से कई लोग मर जाते हैं। यही माया सभ्यता में कई सारे गांव होते हैं और इन्हीं गांव में से एक गांव के शामन को एक विजन दिखाई देता है। ये विजन इस शामन को एक हार्ट प्लांट की ओर ले जाता है और यहाँ ये हार्ट प्लांट वही है जो वकांडा में हुआ करता था। और हमें यहीं पर ये भी पता लगा कि जो मेटोराइड वकांडा से टकराया था उसने वकांडा के साथ इस जगह पर भी अपना प्रभाव दिखाया। फिलहाल जब यहाँ पर ये प्लांट इन सभी को मिल जाता है तब ये सभी लोग इसको एक मेडिसिन की तरह ले लेते हैं। यहाँ प्लांट बिल्कुल वैसा ही असर करता है जैसा उसने ब्लैक पैंथर पे किया था, लेकिन यहाँ काफी कुछ अलग भी हुआ। इन लोगों ने जब इसका सेवन किया तो ये नीले हो गए और हवा में भी सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर चले गए। पानी के अंदर काफी समय बिताने के बाद इन्होंने अपने लिए एक शहर बनाया और इस शहर को कहा जाता था टेलोकैन। साथ ही यहाँ पर एक चीज और भी हुई। जब ये सभी लोग इस पौधे का सेवन कर रहे थे तब यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी फैन भी थी जिसने इस टाइम पर प्लांट को पी लिया था और इसी चीज की वजह से इसने एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म दिया। और बाकियों की तरह इस बच्चे का स्किन कलर इन सबसे अलग था और ये जमीन पे भी सांस ले सकता था। इस बच्चे का एजिंग प्रोसेस भी स्लो था और इसके पैरों पे भी एक तरह के पंख थे। एक दिन जब इस बच्चे की माँ मर जाती है तब ये अपनी माँ के शव को होम टाउन ले जाता है ताकि उनको वहीं दफनाया जाए जहाँ उनका होम टाउन हुआ करता था। ये लड़का जैसे ही अपने होम टाउन पहुँचा तब इसने यहाँ देखा कि इसके गाँव वालों को यहाँ कुछ लोगों ने गुलाम बना लिया है और ये देखकर ये सभी लोग इनको मार देते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पर एक जो बूढ़ा आदमी बच जाता है वो इस लड़के को देखकर यहाँ पर उसको एक नाम देता है। ये नाम होता है नीनियो सिनामोर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना प्यार वाला लड़का। और यहीं पर ये लड़का नीनियो सिनामोर नाम लेकर अपने लिए नेमोर नाम रखता है और इस तरीके से नेमोर का जन्म होता है। साथ ही ये वकांडा की तरह अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया से छिपा के रखता है और एक चेतावनी के साथ सबको आगाह कर देता है कि इस साम्राज्य पर किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1963 में एक बिच थी जिसका नाम था अगाथा हार्कनेस। अगाथा को डार्क मैजिक यूज करने पर उसको मौत की सजा सुनाई गई थी, जहाँ पर ये सारी विचेस अगाथा को यहाँ बांधकर मार डालती। और जब ये सारी विचेस अगाथा को मारने की कोशिश करती हैं तब अगाथा इन सभी की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और सबको अगले पल मार देती है। इसके बाद 1933 में हिटलर पावर में आया और 1935 में हिटलर ने स्मिथ को नाजियों का लीडर बनाया, जो यहाँ पर इन नाजियों के रिसर्च डिवीजन का भी एक हेड था और हाइड्रा का एक चेहरा भी। इसी समय स्मिथ ने अरिस्कन को किडनैप भी कर लिया था ताकि वो उसके लिए एक सुपर सोल्जर सीरम बना सके। कायदे में यहाँ पर ये सुपर सोल्जर सीरम हाइड्रा के सोल्जर्स के ऊपर यूज होना था, लेकिन यहाँ पर स्मिथ ने अपने फायदे के लिए यूज किया क्योंकि वो मानता था कि गॉड ने कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें इस अर्थ पर छुपा रखी है और वही इंसान इन सब को ढूंढने में काबिल हो पाएगा जो उसके लायक होगा। इसीलिए उसने अपने लिए सुपर सीरम का यूज किया। यहाँ पर स्मिथ ओडन के टेसरेट के बारे में जानता था कि ओडन ने इस टेसरेट को अर्थ पर कहीं छुपाया है और इसीलिए उसको काबिल बनना होगा। और तब स्मिथ अपने अंदर ये सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर देता है। सीरम की वजह से ये पावरफुल तो हुआ, लेकिन इसकी स्किन इसकी बॉडी का साथ छोड़ रही थी और इसीलिए इसने अपने लिए एक नाम रेड स्कल दिया। इसके कुछ समय बाद MI5 के एक एजेंट पैगी कार्टर ने अरिस्कन को बचा लिया और वापस से अपने अमेरिका आ गया। और यहाँ पर अरिस्कन फिर से अपनी रिसर्च में लग गए जिनका साथ दे रहे थे हावर्ड स्टार्क। 1940 से ही स्टार्क इंडस्ट्री ने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया था और इसके 2 साल बाद 1942 में रेड स्कल को टेसरेट मिल गया। ये टेसरेट नॉर्वे की एक चर्च में था जिसको यदरसिल के एक वुड आर्ट में छुपाया गया था। फिर इसके बाद आरिमजोला और रेड स्कल ने मिलकर टेसरेट पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई सारे नए हथियार भी बनाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अपने किसी दूसरे डायमेंशन से आए हुए आयशा और नाजमा अपने घर जाने के रास्ता को ढूंढ रहे थे। दरअसल आयशा और नाजमा 9 डायमेंशन के लोग थे जहां से इनको भगा दिया था। इसी समय ये इंडिया के एक मंदिर जिसको 10 रिंग्स का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर ब्रिटिश इस मंदिर को तोड़ रहे थे और यहाँ अंदर ये लोग उस बैंगल को ढूंढ रहे थे जो इनके डायमेंशन पे ले जाती। यहाँ पर बैंगल मिल जाता है और ये मंदिर तेजी से टूटने लगता है और इसीलिए आयशा बैंगल को लेके चली जाती है, लेकिन नाजमा से वादा करती है कि वो जल्दी उसको मिलेगी। और इसी समय से इन दोनों के रास्ते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं इस तरफ रेड स्कल टेसरेट पर एक्सपेरिमेंट करना सीख रहा था और यूएस में एक कमजोर लड़का सामने आया जिस पर सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंट होना था।
और फिर इसके एक साल बाद 1943 में स्टीव रॉजर्स सामने आए, जिनको सुपर सोल्जर के लिए प्रोग्राम किया जाना था। और फिर वो इसी साल वो पल आ गया जब स्टीव रॉजर्स पहली बार कैप्टन अमेरिका बने। और यही एक्सपेरिमेंट के बीच में हाइड्रा का एक आदमी भी था जिसने सीरम को चुरा लिया और अरिस्कन को मार दिया। इस एजेंट का पीछा करते हुए एक समय ऐसा आया जहाँ इस हाइड्रा एजेंट ने इस सीरम को तोड़ दिया और खुद साइनाइड खा के मर गया। और अब तक जो लास्ट सुपर सीरम था वो हमेशा के लिए चला गया और इसीलिए अमेरिका को सिर्फ एक ही सुपर सोल्जर मिल पाया। ये यूएस आर्मी के लिए एक निराशाजनक था, क्योंकि स्टीव के पास ना ही किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही किसी तरह की कोई ट्रेनिंग। इसीलिए यहाँ पर स्टीव रॉजर्स को एक बैटल ब्रांड के तौर पे यूज किया गया। यहाँ ये ब्रांड इस ढंग से काम करता था कि आप युद्ध के लिए बॉन्ड खरीदो ताकि सोल्जर के लिए बाकी सारी सुविधाएं और चीजें आसानी से मिल सके। ये सब ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जहाँ ये रुका। जब स्टीव को पता लगा कि उनके दोस्त स्टीव को हाइड्रा ने पकड़ लिया है, तब यहाँ पर स्टीव ने अपने दोस्त और बाकी सभी सोल्जर को बचाने के लिए अपना पहला रेस्क्यू मिशन किया। यहीं पर स्टीव के साथ एक टीम भी बनी जिनको हाइलो कमांडो नाम भी दिया गया और ये सभी लोग साथ में मिलकर धीरे धीरे हाइड्रा के सभी ठिकानों को मिटाने लगे। फिर इसके बाद 1944 में कैप्टन अमेरिका अपनी फुल फॉर्म में आ गए थे, जहाँ उनको एक वाइब्रेनियम शील्ड भी मिली जिसको बनाया था हावर्ड स्टार्क ने। बाकी सभी लोग साथ में मिलकर हाइड्रा के बेस को उड़ा रहे थे और इसी एक मिशन में इस टीम ने अपने दोस्त बकी बार्न्स को खो दिया था। फिलहाल यहाँ पर इन सब के हाथ में आरमज़ोला लग गया था, जिससे पूछताछ की जा रही थी कि हाइड्रा का मेन बेस कहाँ पर है। फिर 1945 में कैप्टन अमेरिका को पता लग जाता है कि हाइड्रा का मेन बेस कहाँ पर है। वो अपनी टीम के साथ इस बेस पर पहुँचते हैं और यहाँ कैप को पता लगता है कि रेड स्कल का प्लान था पूरे यूएस पर बम गिराने का। कैप इन बम को रोकने के लिए अटलांटिका में क्रैश करवा देते हैं और जो एक वादा पैगी के साथ डांस का था वो अभी के लिए अधूरा हो जाता है। यहाँ दुनिया को लगता है कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई है, इसलिए वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं इससे पहले जो रेड स्कल के साथ कैप्टन की बैटल हुई थी, वहाँ पर टेसेरेट ने रेड स्कल को वॉरमीर में टेलीपोर्ट कर दिया था और इसीलिए हमने इन्फिनिटी वॉर में वॉरमीर प्लेनेट पर रेड स्कल को देखा था, क्योंकि वो सोल स्टोन का एक रक्षक बन चुका है। और जो यहाँ पर रेड स्कल के हाथ में टेसेरेट था, वो जहाज को तोड़ते हुए नीचे समुद्र में जाके धंस गया। और जब हावर्ड स्टार्क कैप्टन अमेरिका को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब इनके हाथ में फिर से ये टेसेरेट लग जाता है। वहीं हमें ये भी पता लगता है कि जो बकी बार्न्स ट्रेन से गिरा था, उसको आरमज़ोला ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहीं पर बकी पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गए थे। यहाँ इसकी यादों को मिटाया गया और इसका जो बायां हाथ टूटा था उसकी जगह मेटल का आर्म दिया गया। बकी के ब्रेन वॉश करने के बाद इसको नाम मिला विंटर सोल्जर, जो हाइड्रा अपने मिशन के लिए इसको लगातार यूज करता रहा। वहीं इसके 2 साल बाद भारत में 1947 में आयशा अभी भी नॉर्थ डायमेंशन से बाहर है। उसे अपने डायमेंशन में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे यहाँ एक इंसान मिल जाता है जिसका नाम हसन होता है। यहाँ ये इसके साथ 5 साल तक रहती है, प्यार होता है और फिर आगे इसकी एक बेटी भी होती है और यहाँ इस बेटी का नाम होता है सना। और फिर एक दिन नाजमा आयशा के पास आती है। नाजमा आयशा को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन इधर आयशा मना कर देती है क्योंकि उसकी एक फैमिली है। और फिर इसके बाद इंडिया पाकिस्तान विभाजन होता है। यहाँ वो अपने बेटी को ये बैंगल देती है और अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चल देती है। लेकिन तभी यहाँ पर नाजमा आ जाती है और आयशा अपने पति और बेटी को छोड़कर नाजमा का सामना करने चल देती है। इधर नाजमा आयशा के चक्कू मार देती है। साथ ही आयशा ये भी देखती है कि उसकी बेटी और पति दोनों इस भीड़ में अलग हो गए हैं। इसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, इसलिए वो इस बैंगल से नॉर्थ डायमेंशन की पावर को एक्टिवेट करती है और इस पावर के एक्टिव होते ही फ्यूचर से इसकी परपोती कमाला खान यहाँ आ जाती है। आयशा अपनी फैमिली की फोटो कमाला को देती है और उससे कहती है कि तुम्हें सना को बचाना होगा। यहाँ कमाला खान बैंगल की पावर का यूज करते हुए अपनी दादी सना को उसके पिता के पास पहुँचा देती है और वो वापस से 2025 में आ जाती है। फिर इसके बाद 1950 में यूएस में शील्ड सामने आता है, जहां हावर्ड स्टार्क और पैगी कार्टर इसकी शुरुआत करते हैं और यहीं पे इनको ये भी पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इन्होंने आरमज़ोला को वापस दे दिया था सोवियत संघ को, उसने फिर से हाइड्रा को बनाना शुरू कर दिया है और इन सब में वो अपने लिए यूज कर रहा है विंटर सोल्जर को। और इन्हीं सब के चलते फिर से यूएस एक सुपर सीरम बनाने की कोशिश करता है। उस समय जब इस सुपर सीरम को तैयार किया जा रहा था, तब इसके सभी एक्सपेरिमेंट ब्लैक सोल्जर पर किए गए, जहां इन सभी लोगों की मौत हो गई सिवाय एक के, और ये एकमात्र था आइजैक ब्रैडली। कायदे में ये एक्सपेरिमेंट सबसे छुपके किया जा रहा था और जब ये ब्रैडली पर कामयाब हो गया, तब ब्रैडली को कैद कर लिया गया और उसकी पत्नी को बताया गया कि उसका पति मर चुका है। कैद करते हुए ब्रैडली पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसने यहाँ पर जो अपने घर के लिए खत लिखे थे, उसको कभी उसके घर तक पहुँचाया ही नहीं गया। फिर इसके बाद 1963 में हावर्ड स्टार्क को टेसेरेट के बारे में कुछ नया पता चला। हावर्ड ने एंटन वैंको की एक रिसर्च में पढ़ा कि टेसेरेट से एक क्लीन एनर्जी को बनाया जा सकता है और ये इतनी क्लीन और असीमित होगी कि किसी भी न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हावर्ड दुनिया की मदद करना चाहते थे और वहीं वैंको सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना चाहता था और इसीलिए 1967 में वांको को पकड़वा दिया गया, क्योंकि वो हावर्ड स्टार्क के सिगरेट्स को गैर कानूनी रशिया को बेच रहा था। वांको को सोवियत संघ ने साइबेरिया भेज दिया और यहीं पर इसका बेटा आइवन आया।
उसने अपने पिता की सारी रिसर्च को पढ़ा और ऐसे ही वो धीरे धीरे स्टार के खिलाफ एक दुश्मन बन गया। और इसी समय 1960 में एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था हैंक पिम, और उन्होंने पिम पार्टिकल्स की खोज की थी। ये पिम पार्टिकल्स दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी को बदल सकते हैं, और इसी पिम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हैंक पिम पहले एंटमैन बने थे। साथ ही इन्होंने ईएमपी डिवाइस का भी आविष्कार किया, जिसकी मदद से चींटियों से आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसी काबिलियत की वजह से ये शील्ड में भी शामिल हो गए। वहीं इसके बाद 1972 में आरिम जोला की डेथ हो गई। यहाँ इसके शरीर को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन इसके माइंड को स्टोर कर लिया गया और इसको स्टोर किया गया न्यू जर्सी में। और यहीं पर आरिम जोला उस समय के कंप्यूटर की मदद से अपने आप को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदलने में कामयाब हुआ। वहीं इसी साल 1972 में हडसन नदी के किनारे रहने वाले एक लड़के ने अपने फादर को मार दिया, और इस लड़के का नाम था विल्सन फिस्क। लगातार अपने बेटे पे अत्याचार करते रहना, इसी चीज ने एक बेटे को हत्यारे में बदल दिया। और एक दिन जब इसके फादर इसकी माँ पर हाथ उठा रहे थे, तो विल्सन ने हथौड़ा लेकर अपने फादर को ही मार दिया। इसके बाद 1978 में सेलेस्टियल ईगो ह्यूमन अवतार लेकर अर्थ पर घूमने आया। वो अपने मिशन को पूरा कर रहा था, जहाँ वो हर एक प्लेनेट पे जाकर अपने सीड्स को बो रहा था। और इस प्रोसेस में ईगो जब अर्थ पर था, तब उसको उसी टाइम पर पीटर क्विल की माँ से प्यार हो जाता है, और वो यहाँ पर 2 साल तक पीटर क्विल की माँ के साथ रहा, जिसमें से उसने 3 बार अर्थ का विजिट किया। और तीसरी विजिट में ईगो ने यहाँ अपना सीक्रेट बताया। यहीं पर इसने क्विल की माँ को जानबूझकर कैंसर दे दिया था, जिसकी वजह से वो अगले 8 साल में मर गई, और ईगो इस अर्थ को छोड़ के चला गया। साथ ही यहाँ पर इन दोनों का एक बच्चा भी हुआ, जिसको उसकी माँ प्यार से स्टार लॉर्ड कहती थी। बाद में पीटर जब अपने पिता ईगो से मिला, तब इसको ये भी पता चला कि इसका बाप कई औरतों के साथ ऐसा कर चुका है। कारण यहाँ साफ था कि सभी यूनिवर्स के प्लेनेट और उनकी प्रजातियों को एक साथ ईगो के कॉन्शियसनेस से जोड़ना था। इसीलिए एक समय बाद जब इन प्लैनेट्स के बच्चे बड़े हो जाते थे, तब इसने योंडू को काम दिया था कि इन बच्चों को उस तक लाया जाए। इन सभी बच्चों ने ईगो को निराश किया, और वो धीरे धीरे सभी मारे गए, और ईगो ने इन सभी बच्चों के अवशेष को इसी प्लेनेट के अंदर दफना दिया था। इसके बाद 1985 में एक साइंटिस्ट हाई एवोल्यूशनरी अर्थ पर आया, जो एक परफेक्ट सोसाइटी बनाना चाहता था, और एक हाइब्रिड ऐसी प्रजाति जो बाकी सबसे अलग थी। उसने अर्थ पर सभी प्रजातियों को देखा, और ह्यूमंस को देखकर उसको काफी निराशा हुई, क्योंकि इंसानों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूरता और हिंसा थी। इन सब को देखने के बाद उसने एक नई अर्थ बनाने का फैसला लिया, जहां उसने अर्थ से उठाए गए कई जानवरों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें साइबरनेटिक और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी शामिल थे। फिर इसके बाद जो होगा उसको हम अगली वीडियो नॉलेज ड्रॉप के तीसरे एपिसोड में कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि थंडरबोल्ट्स का ब्रेकडाउन आपको जल्दी ही मिलेगा।